Assalamu alaikum warahmatullah. Now, after discussing the one-dimensional collision, we will discuss the elastic collision in two dimension. इसलिए पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने elastic collision in one dimensions पढ़ा था. अब today we will discuss elastic collisions in two dimensions. देखो, अगर initial velocity and final velocity दोनों bodies की जो collide करते हैं एक दूसरे के साथ वो along same straight line हो, तब उसको one dimensional collision या head on collision कहते हैं. तो इन द केस ऑफ अगर हम छोटी सी स्फेरिकल बॉडीज लेंगे वो पॉसिबल होता है इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ बॉडी वन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी सेकंड. यानी जब एक्चुअली कोलाइड होने के बाद भी जो बॉडीज है ना एक ही एक्सीज की जानिब चलती है तो उसको आप वन डायमेंशनल टू दिस हेड ऑन कोलिजन कहते हैं. तो इसी तरह कोलिजन को कब हम कहेंगे कि वो टू डायमेंशनल है? जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में लाई इन ए प्लेन. जब इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की और फाइनल वेलोसिटी बॉडी की जो वो प्लेन में लाई कर रही है. So when two bodies traveling initially along a same straight line collide without loss of kinetic energy and move along different directions in a plane after collision, the collision को हम कहते हैं कि वो टू डायमेंशनल elastic collision है. ठीक है ना? यानी हम कहते हैं कि जब दो बॉडीज जो पहले पहले स्टार्ट में एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है वो कोलाइड करते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती क्योंकि इलास्टिक की बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है. तो कोलिजन होने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है प्लेन में. ठीक है ना? तो देयरफॉर उस सॉर्ट ऑफ कोलिजन को हम कहते हैं वो टू डायमेंशनल कोलिजन है, यानी जिसमें बॉडीज कोलिजन कोलाइड होने के बाद प्लेन में चलती है. ठीक है ना? तो देयरफॉर हम क्या काम करेंगे, विल कंसिडर दो इलास्टिक बॉडीज हम लेंगे, दो बॉडीज हम लेंगे ए एंड बी विथ मासेस लाइक दिस इज बॉडी नंबर ए एंड दिस इज बॉडी बी. ठीक है ना बेटा? दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी विथ मासेस m1 एंड m2. ठीक है ना? मूविंग अलॉन्ग ए सेम स्ट्रेट लाइन. पहले वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है, फॉर एग्जांपल अलॉन्ग एक्स एक्सिस विथ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2. ठीक है ना? विथ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली. अगर हम कहेंगे एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल बॉडी ए, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, यानी कि u1 1 सेकेंड इज ग्रेटर देन u2, that is body A which is moving with initial velocity u1 is greater than the velocity of body B, that is u2. then the two bodies will collide. तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड, क्योंकि ऑब्वियसली पिछली जो ये बॉडी है ये इसके पीछे चल रही है सेम स्ट्रेट लाइन में लेकिन फास्ट जा रही है तो ऑब्वियसली थोड़े से टाइम के बाद इसके साथ टकराएगी, कोलाइड करेगी इसके साथ. तो आफ्टर द कोलिजन द टू बॉडीज मूव विथ वेलोसिटीज डिफरेंट वेलोसिटीज, दैट इज सिंपली फॉर एग्जांपल v1 एंड v2 हम लेते हैं आमतौर पर. ठीक है ना? तो देयरफॉर जब हम कहते हैं कि जब दो बॉडीज एक्चुअली कोलाइड करेंगे, ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन, तो बॉडी फॉर एग्जांपल ए हम लेंगे कोलिजन होने के बाद, फॉर एग्जांपल ये से कोलाइड करेगी यहाँ पे इसके साथ. तो कोलाइड होने के बाद हम कहते हैं बेटा फॉर एग्जांपल बॉडी ए इस डायरेक्शन में चली जाएगी. ठीक है ना? बॉडी बी इस डायरेक्शन में चली जाएगी. ठीक है ना? दिस बॉडी ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 एंड बॉडी बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v2. ठीक है ना? नाउ अलोंग द डायरेक्शन, ये उस डायरेक्शन में चली जाती है. अब ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वो डायरेक्शन है जिसमें इनिशियली चल रही थी, दैट्स अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि इनिशियली इसी डायरेक्शन में चल रही थी. लेकिन चूंकि जिस वक्त ये कोलाइड करेंगे, जिस वक्त ये यहाँ पे एक्चुअली कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड होने के बाद बेटा बॉडी ए इस दिशा में चली जाती है, बॉडी बी इस दिशा में चली जाती है. ठीक है ना? आफ्टर कोलिजन हम कहते हैं लेट बॉडी ए मूव्स विथ वेलोसिटी v1 एंड एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. इस तरह हम कह सकते हैं ये कुछ एंगल थीटा अब एक्स एक्सिस जिस ओरिजिनल डायरेक्शन में जा रही थी ये उसके साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है. एंड बॉडी बी मूव्स विथ वेलोसिटी v2 एट एन एंगल, लेट्स टेक इट एज फाई विथ एक्स एक्सिस. ठीक है ना? रिमेंबर दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिकॉइल. ठीक है ना? इसको एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इसको एंगल ऑफ रिकॉइल कहते हैं. ठीक है ना? तो देयरफॉर आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज ए एंड बी मूव विथ वेलोसिटीज v1 एंड v2 along directions making angle theta and phi with the incident direction that's along x axis. ये इस तरह जाती है, तब ये जाके टू डायमेंशनल, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, प्लेन में एक ही प्लेन में मूव कर रही है. तो देयरफॉर इस सॉर्ट ऑफ कोलिजन को हम कहते हैं ये टू डायमेंशनल कोलिजन है. लेकिन चूंकि कोलिजन तो बेटा परफेक्टली इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वो तो कंजर्व रहेगी.
ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। यहाँ तक तो आप खुद लिख सकते हो, जो मैंने आपको बोला है आपको सुन के भी लिख सकते हो, क्वाइट सिंपल है। क्योंकि अगर मैं थ्योरी लिखूंगा तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं यहाँ से लिखूंगा सिंस द collision is perfectly elastic, the kinetic energy must be conserved, ठीक है ना। तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होनी चाहिए बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1/2 काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, m1u1 स्क्वायर, है ना, 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे मास m1 है ए बॉडी का, u1 इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर, है ना बेटा। ये किसके बराबर होनी चाहिए, दैट्स इक्विवेलेंट टू दैट्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद क्या है, 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये होगी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में दिखा था, पुट दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसी तरह मोमेंटम की बात अगर हम करेंगे, इसको आप ये भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह, 1/2 1/2 1/2 1/2 क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसा भी हम कर सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं। तो चलिए, एक्चुअली लीनियर मोमेंटम वो भी कंजर्व रहता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो चूंकि यहाँ पे दो बॉडीज डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम भी दो बॉडीज का सेपरेटली यहाँ पे कंजर्व होना चाहिए, वो सेपरेटली होना चाहिए। दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी वो कंजर्व होना चाहिए, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी वो कंजर्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर मोमेंटम बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी, वो ऑलरेडी पता है, लिख भी सकते हैं, मोमेंटम इज ए vector quantity as the two bodies move along different directions after collision. The momentum of the two bodies is separately conserved along x and y axis, ठीक है ना। मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहता है एक्स एक्सिस की जानिब भी और वाई एक्सिस की जानिब भी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली प्लेन में चला जाता है। तो देयरफॉर जब बॉडी प्लेन में चलेगी तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत, एक यहाँ से एक्स है बेटा और यहाँ से कौन सा है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, इसी तरह यहाँ से भी वाई डैश वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, यहाँ से मैं एक्स डैश बना सकता हूँ। तो देयरफॉर बेटा एक्चुअली हम कहते हैं कि जब मोमेंटम की बात आएगी तो मोमेंटम भी यहाँ पे चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। लेकिन जब कोलिजन होने के बाद बॉडी प्लेन में चली जाती है तो देयरफॉर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए एक्स एक्सिस की जानिब भी और वाई एक्सिस की जानिब भी। तो देयरफॉर हमें वो दोनों यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है ना। तो पहले हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, दे कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। पी में सीधा लिख रहा हूँ, ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जानिब कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस की जानिब, तो बेटा वो सिंपली होगा बराबर m1v1 cos थीटा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस की जानिब आप इसको एक्चुअली क्या कर सकते हो बेटा, रिजॉल्व करो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये क्या खुद है, ये m1v1, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, तो देयरफॉर ये बन जाएगा m1v1, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 है, तो ये बन जाएगा मास इसका क्या है, मास इसका m1 है, मास इसका m2 है, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर ये बन जाएगा m1v1, तो वो हो गया m1v1 cos थीटा। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी b आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, सिमिलरली द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी b आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, वो किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा सिंपली वो होगा बराबर m2v2
कॉस थीटा, हो गया ना। एम टू नॉट थीटा, इट इज़ फाइव, सॉरी, क्योंकि ये एंगल फाइव बना रहा है, इट इज़ M2V2 कॉस फाइव। नाउ हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x एक्सिस की जानिब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या था मोमेंटम, दैट वाज सिंपली m मास इनटू वेलोसिटी। बिफोर अगर हम ए बॉडी का देखेंगे उसका मास था m1, वेलोसिटी था u1। इस तरह बॉडी बी का m2 u2, सिंपल, इज इक्वलेंट। आफ्टर क्या है, अब आफ्टर है एक बॉडी ए का बन गया m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाइव, ये हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस सिमिलरली अलॉन्ग, डायरेक्टली मैं लिखूंगा बेटा, इससे आपको आएगा अलॉन्ग वाई एक्सिस की तरफ हम मोमेंटम देखेंगे। तो पहले आप मुझे ये बताओ वाई एक्सिस की जानिब बेटा कौन सा कंपोनेंट होगा मोमेंटम का यहाँ पे। ओब्वियसली m1v1 साइन थीटा, इसकी जानिब होगा m2v2 साइन फाइव, होगा ना। दैट इज द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए after collision along y-axis will be m1v1 sin theta, and body B का component along y-axis m2v2 sin phi, ठीक है ना। तो therefore phi y-axis हम देखेंगे component of body A simple equivalent m1v1 sin theta and component of body B along y-axis होगा m2v2 sin phi, ठीक है ना बेटा। मगर ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा m2v2 sin phi, ये एक्चुअली इस डायरेक्शन में होगा, नीचे वाले डायरेक्शन में, दैट्स along दिस डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे लूँगा कुछ ओ वाई, ठीक है ना, दिस along दिस वाई डैश नीचे वाली। लेकिन अगर मुझे ऊपर वाले डायरेक्शन में लेना हो तो देयरफॉर ऑब्वियसली बेटा मुझे इसका माइनस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, दिस along वाई डैश ये होगा माइनस m2v2 sin phi along y। अगर मैं y की जानिब लूँ, देखो बेटा यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये कंपोनेंट इस मोमेंटम का कंपोनेंट y एक्सिस की जानिब इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में मोमेंटम चाहिए। अगर मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए तो मुझे इसका माइनस लूँगा, वो उसका उस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा। दैट तभी मैंने यहाँ पे क्या लिया, तभी मैंने यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है ना। चलिए नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर से बिफोर कोलिजन। अच्छा मुझे बताओ बिफोर कोलिजन जो कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम था अ बॉडी एंड बी अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो क्या था, वो जीरो था। देखो मोमेंटम इस वक्त किस डायरेक्शन में था, इस चूंकि पहले ये एक ही सिंगल डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस चल रही थी, तो देयरफॉर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस वाज जीरो। तो आफ्टर कोलिजन एक्चुअली मोमेंटम हमारा किस में आता है, वाई एक्सिस में आता है, ठीक है ना। बिफोर कोलिजन the component of momentum of body A or B along y axis is zero, है ना, वो जीरो है, क्योंकि वाई एक्सिस की जानिब इसका मोमेंटम का कंपोनेंट नहीं होता, मोमेंटम नहीं होता, मोमेंटम इसका सिर्फ एक्स एक्सिस की जानिब होता है। तो therefore from कंजर्वेशन लॉ, तो therefore कंजर्वेशन क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, जीरो। सिंपली किसके मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, m1v1 अलॉन्ग वाई एक्सिस बेटा बात हो रही है, साइन थीटा एंड प्लस ये हो गया माइनस m2v2 साइन फाई, ठीक है ना। ये प्लस था एक्चुअली, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो विच मीन्स ये यहाँ चली जाएगी m1v1
साइन थीटा इज इक्वल टू m2v2 साइन फाई। ठीक है ना, ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई। पुट दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट दिस एज इक्वेशन नंबर थर्ड। अगेन है यहाँ पे, तो देयरफॉर इन द, अब यहाँ पे हमें ये तीन इक्वेशंस एक्चुअली मिली। नाउ अब हम इन द स्टडी ऑफ द कोलिजन्स बिटवीन टू बॉडीज, हमने क्या देखा कि जब हम दो बॉडीज़ में कोलिजन देखते थे टू डायमेंशनस में, तो हमने यहाँ पे देखे हुए है हमें कितने पैरामीटर्स का वैल्यू फाइंड करना है। हमने 4 पैरामीटर्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक तो v1 है, v2 है और थीटा है, फाई है। देयर आर 4 पैरामीटर जिनका वैल्यू हमने फाइंड करना है। सिंस 4 पैरामीटर्स कनेक्ट यहाँ पे हुए हैं, 3 ही इक्वेशन, हमारे पास 3 इक्वेशन है। एक तो फर्स्ट इक्वेशन है ये काइनेटिक एनर्जी की, दूसरी है मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो 3 इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन अननोन पैरामीटर्स हमारे पास 4 है। So therefore these 4 parameters are connected only by 3 equations given by 1, 2 and 3. तो therefore इन वैल्यूज इन 4 वेरिएबल्स का हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 4 अननोन्स है तो हमें ऑब्वियसली 4 इक्वेशन चाहिए। लेकिन मसला क्या है यहाँ पे, मसला यहाँ पे है कि हमारे पास 4 अननोन्स है लेकिन इक्वेशंस 3 है, तो therefore हम चारों का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो द वैल्यू ऑफ ऑल द 4 वेरिएबल्स कैन नॉट बी फाउंड। तो प्रैक्टिस में क्या काम किया जाता है, आइदर या तो थीटा और फाई का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, या तो थीटा का या फाई का मेजर किया जाता है। तो एक का पता चल गया तो बाकी 3 का हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। देन द वैल्यूज ऑफ v1 v2 फाई कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ u1 u2 एंड थीटा। तो देयरफॉर ऑब्वियसली बेटा इसको हम यहीं तक करते हैं खुद, इसके बाद अब आपने लिखना है, क्योंकि इस तरह आप लिख सकते हो इसके एंड तक कि एक्चुअली बेटा कि इन द स्टडी ऑफ द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इन टू डायमेंशंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 अननोन पैरामीटर। 4 अननोन पैरामीटर्स का वैल्यू हमने निकालना है, दैट्स v1 v2 थीटा और फाई। ये 4 अननोन वैल्यूज हमें चाहिए, लेकिन इन 4 अननोन वैल्यू जो इन 4 अननोन्स का वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास 4 इक्वेशंस होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ 3 ही इक्वेशंस है। So therefore here 4 unknown parameters are connected by 3 equations. So therefore we can't find the value of all the 4 values. हम इन चारों का नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इक्वेशंस ही 3 है हमारे पास। तो therefore क्या काम किया जाता है, प्रैक्टिकली इन दोनों में से एक का वैल्यू फाइंड किया जाता है, या तो थीटा फाइंड किया जाता है या फाई फाइंड किया जाता है। जब इन दोनों में एक फाइंड किया गया तो बाकी 3 का वैल्यू हम इन 3 इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। So therefore the rest of the parameters can be calculated by the 3 equations, that's first, second and third. So beta this was your elastic collision in 2 dimension। यहीं तक है, क्योंकि इसके आगे हम जा नहीं सकते, इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। वाई, क्योंकि 4 अननोन्स है, लेकिन मैंने आपको अभी कहा 3 ही इक्वेशंस है। तो therefore हम क्या करते हैं, इसको बाद में इससे आगे एक्चुअली प्रैक्टिकली किया जाता है, इन दोनों में एक का वैल्यू निकाला जाता है, बाद में इन 3 इक्वेशंस का वैल्यू दिया जाता है। आपने भी यहीं तक एक्चुअली लिखना है। तो ना उसका है एक हम स्पेशल केस। अब एक्चुअली बेटा हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल केस अब हम लेंगे, जिसमें एक हम कुछ नून वैल्यूज देंगे। देखो स्पेशल केस, ठीक है ना। नाउ हम क्या काम करेंगे, हम फाइंड करेंगे अब वैल्यू v1 v2 एंड फाई का। इस केस में जब हम टारगेट बॉडी को रेस्ट पे लेते हैं, ठीक है ना, एंड जो 2 कोलाइडिंग बॉडीज है उनका मास भी हम क्या लेते हैं, सेम ही लेते हैं, ठीक है ना। when 2 bodies of same mass, that's m1 is equivalent m2 is equivalent m, ठीक है ना, सेम मास है दोनों बॉडीज का, undergo perfectly elastic collision in 2D, ठीक है ना, and body B is at rest, that's u2 is equivalent to 0। ये हम केस बनाते हैं। हम स्पेशल केस क्या बनाते हैं कि जब हम 2 बॉडीज़ को लेंगे जो इलास्टिकली यहाँ पे कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, उनका मास दोनों का सेम है, और जो हम दूसरी बॉडी लेते हैं वो हम रेस्ट पे लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इससे एक्चुअली काफ़ी आसानी होगी, तो इससे हम वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक्चुअली आपने पिछले 3 इक्वेशंस में देखना है, इन द 3 इक्वेशंस दैट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हमने क्या करना है, देखो फर्स्ट टू सेकंड और थर्ड में हमने क्या करना है, एक तो हमने u2 को 0 लेना है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, और दूसरा मास m ही लेना है क्योंकि दोनों का मास सेम है।
तो देयरफॉर जब हम इस इक्वेशन में देखेंगे ये बन जाएगा 1/2m u1 स्क्वायर, ये तो 0 बन जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/2m u1 स्क्वायर इज इक्वलेंट, अब u2 स्क्वायर तो इसमें चला गया, v0 बन गया, ये क्या मैं 1/2 बेटा m v1 स्क्वायर 1/2m v2 स्क्वायर इज इक्वलेंट टू 1/2m v1 स्क्वायर प्लस 1/2m v2 स्क्वायर। देखो बेटा अब m 1/2m इस यहाँ और ये इन दोनों में 1/2m कॉमन निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हमें बचा क्या यहाँ पे आपको सिर्फ बचा u1 स्क्वायर इज इक्वलेंट टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना समझ में, बिकॉज 1/2m विल गेट कैंसल, 1/2m ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम देखेंगे m1 जो कि m1 ये तो m ही है ना, जो कि m1 m2 m है, ये तो 0 बन गया, तो ठीक है ना बेटा, m u1 इज इक्वलेंट इसके बराबर था m v1 cos थीटा प्लस m v2 cos फाई, है ना। वैसे m v1 cos थीटा m v2 cos फाई, अब m कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर बचा क्या, u1 इज इक्वलेंट v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कंडीशन देनी है, तो बेटा इसमें एक्चुअली अब u1 u2 तो है नहीं इसमें, तो देयरफॉर ये सिंपली बन जाएगा बेटा m v1 साइन थीटा इज इक्वलेंट m v2 साइन फाई, तो देयरफॉर m कैंसिल हो जाएगा, इससे हमें क्या मिलेगा, v1 साइन थीटा इज इक्वलेंट v2 साइन फाई। ये हमें एक्चुअली बेटा इक्वेशन निकली जब हमने स्पेशल केस हम कर रहे हैं, तो ये हमें एक्चुअली इन फर्स्ट 3 इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिली, ठीक है ना। तो इनको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, अरेंजिंग अबो इक्वेशंस। देखो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, वन वालों को एक ही तरफ लेके, अब ये बन जाएगा u1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वलेंट v2 स्क्वायर, पुट इट एज इक्वेशन नंबर 4, है ना समझ में। इस इक्वेशन से u1 इसी तरह इसको यहाँ में लेके आ गया, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल v2 स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, u1 माइनस v1 cos थीटा इज इक्वलेंट टू v2 cos फाई, पुट इट एज इक्वेशन नंबर 5, ये वाली इक्वेशन है। इस तरह इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, इसको इसी तरह लेने दो, v1 साइन थीटा इज इक्वलेंट टू v2 साइन फाई, पुट इट एज इक्वेशन नंबर 2, है ना यहाँ तक समझ में। नाउ अब देखो हम इनको थोड़ा सा सॉल्व अप करेंगे, सॉल्व करने की वजह से हम बाद में वैल्यूज v1 v2 का फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 5 एंड 6, 5 और 6 को मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो ये क्या बन जाएगा, u1 माइनस v1 cos थीटा होल स्क्वायर, ये प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, है ना बेटा, क्योंकि v2 अब आपको खुद समझ में आ गया, v2 निकलने वाला है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम खोलेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा लेंथी होता है ये बस, और बाकी बहुत इजी है, लेकिन u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस u1 v1 cos थीटा प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा इसमें v स्क्वायर कॉमन निकलेगा, cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो गया 1, तो देयरफॉर ये बचा है आपके पास v2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बचेगा, 1 सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v1 स्क्वायर साइन, v1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बच जाएगा,
तो देयरफॉर बेटा आपको स्ट्रेट अप मैं लिखूंगा वी टू स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यू वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वन वी वन कॉस थीटा। ठीक है ना, ये हमें क्या निकला, ये हमें वी टू स्क्वायर निकला। पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है ना, निकला हमें वी टू स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन अब क्या करें, इस वी टू स्क्वायर का वैल्यू हम किस में देंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 7। 4 and 7, 4 में वी टू स्क्वायर है ना, यहाँ पे वी टू स्क्वायर का वैल्यू निकला, तो देयरफॉर 4 में वी टू स्क्वायर को वैल्यू दो अपना, तो वो बन जाएगा यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वलेंट, वी टू स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, इट इज़ यू वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वन वी वन कॉस थीटा। ठीक है ना बेटा, तो यू वन स्क्वायर तो गया, ये यहाँ पे माइनस बन जाएगा चूँकि ये तो और ये तो गया। ठीक है ना, चूँकि ये भी प्लस है, जब यहाँ चाहिए माइनस बन जाएगा, तो देयरफॉर इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, वी वन स्क्वायर का ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस वी वन स्क्वायर पर माइनस ट्वाइस यू वन वी वन कॉस थीटा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वी वन स्क्वायर विल बी इक्वलेंट टू यू वन वी वन कॉस थीटा। ठीक है ना, एक वी वन और एक वी वन यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ओब्वियसली यहाँ पे वी वन हमें निकला, वी वन किसके बराबर निकला बेटा, यू वन कॉस थीटा, ये हमें यू वन निकला। पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 8 है ना, क्योंकि ये एक्चुअली टू कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये वी स्क्वायर इस तरह वी वन स्क्वायर, अब वी वन एक कैंसिल हो जाएगा, वी वन किसके बराबर निकला, यू वन। अब ये निकला हमें, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, वो किसके बराबर है, दैट इज सिंपली इनिशियल वेलोसिटी इनटू द कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ द थीटा। ठीक है ना बेटा, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग, है ना समझ में। अब इसी तरह आगे हम थोड़ा सा फिर से चलेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, हम किस में, इक्वेशन में। अब अगर ये इक्वेशन हम देंगे वी वन का वैल्यू, अब अगर हम यहाँ पे देंगे तो ओब्वियसली हमें वी टू निकल सकता है। ठीक है ना, यू वन स्क्वायर माइनस वी वन को अपना वैल्यू देंगे इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर। हाँ ठीक है, यूज वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन 4। इक्वेशन 8 का हम क्या करना है, इक्वेशन 8 दैट इज वी वन का वैल्यू हम इक्वेशन 4 में देना है। ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यू वन स्क्वायर माइनस माइनस क्या है, वी वन स्क्वायर को अपना वैल्यू दो, ये बन जाएगा यू वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, तो देयरफॉर वी टू स्क्वायर इज इक्वलेंट यू वन स्क्वायर कॉमन निकलेगा इन दोनों में, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट दैट साइन स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगी, स्क्वायर इस जानिबी है, तो एक्चुअली रूट बन जाएगा इससे, देयरफॉर वी टू विल बी इक्वल टू यू वन साइन थीटा। यह आपको बेटा मिला वी टू का वैल्यू भी 9, तो देयरफॉर दिस इज योर वी टू ऑल्सो। नाउ अब वी वन वी टू का वैल्यू हम किस में डाल देंगे, वी वन वी टू का वैल्यू हम डाल देंगे इक्वेशन 6 में, वी वन वी टू इन दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन 6 में डाल देंगे, थीटा और फाई की कहानी भी हमारे सामने आएगी। हालांकि निकलेंगे तो चूंकि इक्वेशन ही 3 है, ये दोनों इकट्ठे निकलेंगे। ठीक है ना, यूज वैल्यू ऑफ वी वन एंड वी टू इन इक्वेशन 6। ठीक है ना, तो वो बन जाएगा यू वन किसके बराबर निकला था, यू वन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वलेंट यू वन साइन थीटा, यू टू का वैल्यू हो गया इंटू साइन पाई। ठीक है ना, अब देखो यू वन भी कैंसिल हो जाएगा, यू वन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, कॉस थीटा इज इक्वलेंट साइन पाई। ठीक है ना, तो इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 90 माइनस थीटा बन जाता है, ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वलेंट साइन पाई, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है।
ठीक है ना, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 90 माइनस थीटा इज इक्वलेंट फाई। तो देयर फोर इससे क्या निकला, थीटा प्लस फाई इज इक्वलेंट 90, ये दोनों में निकला। तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 7 नहीं 8 9 एंड ओबियसली 10, इसको 10 लिखेंगे आप, 9 एंड 10 द वैल्यूज ऑफ v1 v2 एंड फाई इन टर्म्स ऑफ u1 एंड थीटा, ठीक है ना। फर्दर फ्रॉम द इक्वेशन दिस थीटा प्लस फाई इट फॉलोज दैट, ये क्या फॉलो करता है कि दैट इफ ए बॉडी कोलाइड्स विद द टारगेट बॉडी ऑफ इक्वल मास एट रेस्ट द टू बॉडीज मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आफ्टर द कोलिजन। यानी ये इक्वेशन हमें बताती है कि जब दो बॉडीज कोलाइड करेंगे जिनका मास सेम है, जिनमें एक बॉडी रेस्ट पे रखी गई है, तब दो बॉडी जब मूव करेंगी तो वो एक दूसरे के राइट एंगल पे मूव करेगी। ये देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम इन दोनों में एंगल फाइंड करेंगे ना, इन दोनों में ये ऑलमोस्ट राइट एंगल है ना, ठीक है ना। जब हम एक्चुअली क्या करेंगे, जब ये रेस्ट पे रखी गई है बॉडी, मास दोनों का सेम है, ये रेस्ट पे है, तो जब ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड होने के बाद जब हम देखते हैं इन 2 डायमेंशंस, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे के चलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा दिस वाज एक्चुअली this elastic collision in 2 dimensions, ठीक है ना। hence we conclude that in a perfectly elastic 2-dimensional collision between two bodies of same mass the two particles move along mutually perpendicular directions after the collision. So this was actually the elastic collision 2 dimension। हालांकि बेटा क्वेश्चन में जब मैंने कहा था elastic collision आमतौर पर यहीं पर ख़त्म हो जाता है एट दिस स्टेज। अलबत्ता एक मैंने स्पेशल केस आपके लिए किया, आप कर सकते हो इससे। अगर आया आपके क्वेश्चन में आया कि सारा करके दो जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो करना है, अदरवाइज रेयरली कम्स, बट लेकिन आपने ये सारा करना है। सो दिस वाज योर इलास्टिक कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन।